तो दोस्तों चलिए हम लोग लेकर आ चुके हैं मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए 17 फरवरी को जितने भी छात्र मैथमेटिक्स का दोस्तों एग्जाम देने वाले हैं, गणित का दोस्तों, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और टाइप क्वेश्चन जो आप सभी को यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जितने भी छात्र सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मतलब मैट्रिक बोर्ड छात्र देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। जो भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही साइंस सोशल साइंस का वीडियो लेकर आऊँगा हर एक सब्जेक्ट का तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी पैटर्न पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो जितने भी छात्र इस मैट्रिक के छात्र हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में काफ़ी बार देखने को मिलेंगे, है ना, और यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए, कहा गया है दोस्तों पहला क्वेश्चन कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अगर समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ना, कौन सा सही है। तो कह दिया गया है दोस्तों कि ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका मूल समान है। मूल समान का मतलब d बराबर 0 और d का मान होता है क्या है दोस्तों कि b² माइनस 4ac बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, माइनस 4ac को इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या बचेगा, b² प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 4ac, है ना। जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे है दोस्तों b² बराबर 4ac, या फिर प्लस लिखो या फिर नहीं लिखो बात एक ही है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, b² बराबर आपका 4ac, यही करेक्ट हो जाएगी दोस्तों जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक का यहाँ पे से उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि यदि x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो x का मान निम्नलिखित में से कौन। आप भी अपने कॉपी पे बनाना शुरू करो दोस्तों, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हो तो नहीं मज़ा आएगा। आप क्या करो दोस्तों, पहले खुद से बनाओ, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे द्वारा जो बनाया गया है उसको समझो। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 हो तो x का मान निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे इंटीजर है, भिन्न संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी या फिर वास्तविक संख्या। सबसे पहले तो इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। गुणनखंड निकालने के बाद जो भी x का मान आएगा वही आपका आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकालते हैं पहले x का मान यहाँ से, है ना। इन्हें तो आप डायरेक्ट, ये द्विघात समीकरण है तो आप हम लोग ऐसा कर लेते हैं, x का मान डायरेक्ट लिख लेता हूँ दोस्तों, x बराबर -b तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर b² तो b² माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4ac तो 4ac इसका मतलब 12 और बटा में 2a, है ना, 2 गुने 1। देखिए दोस्तों कहने का मतलब -3 प्लस माइनस रूट अंडर में 48 में से 9 गया तो माइनस यहाँ पे 36 होगा ना। तो 48 में से 9 गया तो कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 39 बचा। 12 चौका 48 में से 9 गया कितना बचा, 39 बचा, तो माइनस 39 बटा यहाँ पे 2। तो देखिए दोस्तों रूट अंडर में माइनस आ गया, क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे, रूट अंडर में माइनस, है ना, रूट अंडर में माइनस यहाँ पे आ गया। तो रूट अंडर में जब माइनस आता है तो इसका मतलब अवास्तविक संख्या होती है, अवास्तविक। इसका मतलब दोस्तों वो वास्तविक नहीं है, इसका मतलब नॉन रियल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, या तो आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो इसका मान दोस्तों, गुणनखंड विधि से भी निकालोगे तो आपकी जो मान होगा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता है दोस्तों 12x² है तो 12x² को अगर दो भाग में तोड़ेंगे हम लोग तो 4x यहाँ पे गुने 3x आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 3x हमको लाना है दोस्तों, तो कैसे लेकर आओगे, है ना, नहीं लेकर आ सकते हो। यहाँ पे 4 और 3 को क्रॉस घटा के या फिर जोड़ के, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो वास्तविक संख्या वो नहीं होगी उसका मूल, ठीक है ना, वो x का जो मान होगा वो अनरियल नंबर होगा, मतलब नॉन रियल, अवास्तविक संख्या। चलिए 2 का सही उत्तर डी। देखिए दोस्तों एक एक प्रश्न को हम लोग समझते चलते हैं, हो सकती है आप लोग को इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वृत्त की परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो वृत्त का जो परिमाप होता है दोस्तों वो क्या होता है, आपका परिधि होती है। तो परिधि क्या होता है दोस्तों, 2πr होता है। और ये आपको वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो πr² के बराबर कर देंगे। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये जो त्रिज्या है दोस्तों ये क्या होगी, जब दोनों का सेम है तो भाई त्रिज्या भी सेम होगी दोनों का, है ना। तो पाई से पाई चला गया दोस्तों, तो ये 2r बराबर r²,
तो यहाँ पे 2 गो आर है, तो एगो आर यहाँ से हम लोग कटा देते हैं, तो आर का मान कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब त्रिज्या का मान जो है वो 2 मात्रक है, 2 यूनिट है। समझ में आ गया ना। तो 3 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि 2, 3, 4, 5, 6 के माध्यिका होंगे। तो माध्यिका हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों यहाँ पे कि जो बीच की संख्या होती है वही माध्यिका कहलाता है। और ये आपको आरोही क्रम में भी लिखा हुआ है, मतलब क्रमिक वर्ग भी सबसे पहले छोटा उसके बाद बड़ा 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 उसी तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए 2, 3, 4, 5, 6 है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों। और इधर भी 2 संख्या, इधर भी 2 संख्या, और बीच में क्या है 4 है। तो यही ना आपका हो गया दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यही ना माध्यिका हो गया 4। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था दोस्तों ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, वृत्त की जो मान लेते हैं ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है दोस्तों, ठीक है, ये वृत्त है आपका। इसकी सबसे बड़ी जीवा, तो जीवा हम लोग किसको बोलते हैं, इसको जीवा बोलते हैं, है ना, इसको जीवा बोलते हैं दोस्तों, इसको जीवा बोलते हैं, इसको जीवा बोलते हैं, इसको जीवा बोलते हैं, इसको, ये सारे जीवा है दोस्तों। लेकिन एक ऐसा चीज़ है दोस्तों यहाँ पे, ये मान लो कि ये है, ये इसका, ये इस वृत्त का कहीं केंद्र होगा ना, मान लो ये सी है सेंटर। अब देखिए ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा, और ये भी, ये क्या हो गया दोस्तों, व्यास हो गया, और ये जीवा का भी काम करता है। इसलिए वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है दोस्तों वो व्यास के बराबर हो जाती है ना, व्यास के बराबर। इसलिए हम लोग उसको डायमीटर भी बोलते हैं दोस्तों, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास के बराबर होती है। ये भी जीवा है आपका, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन ये व्यास और जीवा दोनों है। सेंटर से जो गुजरता है रेखा दोस्तों लाइन, उस सेंटर पे जो रहता है दोस्तों वो आपको व्यास और जीवा दोनों कहलाता है। तो सही उत्तर 5 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि एक्स अक्ष के निर्देशांक जो होते हैं क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्स अक्ष पर जो वाई का मान होता है वो 0 होता है। क्या होता है दोस्तों, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, तो इसका मतलब एक्स कोमा वाई के जगह पे एक्स अक्ष के, तो एक्स वाई के जगह पे यहाँ पे 0, तो एक्स कोमा 0 यही आंसर हो जाएगी। अगर पूछा जाए दोस्तों कि वाई अक्ष के निर्देशांक, वाई अक्ष के निर्देशांक, तो वाई अक्ष पर है ना एक्स कोमा वाई, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 और वाई का मान तो वही रहेगा, तो 0 कोमा वाई हो जाएगा ये आपको वाई अक्ष के निर्देशांक। ठीक है ना। और यहाँ पे पूछा क्या गया था हम लोगों से, एक्स अक्ष के निर्देशांक, तो ये एक्स कोमा 0। देखिए जो पूछा जाए एक्स तो उसको रखना है स्टार्टिंग में, है ना, और जो अक्ष बोला जाए किस अक्ष के, तो उस पर वाई का मान क्या होता है 0। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होना, बहुत सारे छात्र यहाँ पे गलती कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर कहा गया है दोस्तों कि 2 sin 58 बट्टा cos 32। देखते हैं दोस्तों इस दोनों का मान मिला के 58 + 32 कितना होता है, 90 डिग्री होती है क्या, ये बिल्कुल 90 डिग्री हो जाती है। तो इसका मतलब ये, इसका मान 1, तो 2 गुने 1 बट्टा, यहाँ पे बट्टा नहीं, 2 गुने 1 बराबर 2। इसका मान तो 2 तो आएगा दोस्तों, लेकिन कैसे आएगा, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया है दोस्तों कि साइन और कॉस जब रहेगा और दोनों का मान मिला के अगर 90 डिग्री आ रही है, तो इस दोनों का मान जो है दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका मान 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 गुने 1 बराबर कितना, 2 मान। अब क्यों होता है ये चीज़, देखिए ये चीज़ होता है दोस्तों, साइन अगर हम लोग 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 32 लिखेंगे, तभी तो ये 58 डिग्री आएगा ना। और यहाँ पे नीचे में कॉस 32 डिग्री है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लोग कॉस 32 डिग्री बटा कॉस 32 डिग्री लिखेंगे, तो इसका मान 1 के बराबर हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं, है ना। बस ये आपको साइन 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझ लीजिएगा तो ये सारे प्रश्न आप लोग को आसानी से बनते हुए चले जाएंगे। तो इसका मान जो है आपको डी हो जाएगी 2 के बराबर। ठीक है, चलिए आएगा प्रश्न तो और भी मैं बताऊंगा दोस्तों इस तरह के। आप लोग क्या करो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, जितने भी छात्र अभी तक शेयर नहीं किया इस वीडियो को, और लाइक कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग न्यू वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट करो दोस्तों, ताकि हम लोग इसी तरीके काफ़ी सारे वीडियो लेकर आएंगे। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, चलिए किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, तो किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है टोटल वो 1 के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
कितने भी प्रायिकता क्यों ना हो दोस्तों, सभी प्रायिकताओं का जो योग होगा घटनाओं का वो केवल और केवल 1 के बराबर ही होगा। अब यहाँ की एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तो एक चर वाला है दोस्तों, तो इसका मतलब ए एक्स प्लस बी बराबर 0 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगी 9 का। अब यहाँ पे ये भी रहता है दोस्तों ए एक्स बराबर माइनस बी, देखिए कहीं भी नहीं होगा एक्स बराबर माइनस बी, ठीक है ना। और यहाँ है भी तो ये प्लस सी एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, जो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है यही करेक्ट हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया आपका कि √3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या सेक थीटा का मान 2 इधर लेके जाएंगे √3 को नीचे में, तो 2/√3। अब 2/√3 सेक थीटा में किसका मान होता है, तो ये होता है दोस्तों 30 डिग्री के बराबर। इसको हम लोग लिखेंगे सेक थीटा बराबर सेक 30 डिग्री। सेक से सेक चला गया तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। यही ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट जाएगी। सेक 30 का मान जो होता है दोस्तों वो आपको 2/√3, इसका उल्टा जो हो जाएगा वो cos 30 हो जाएगा। तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2। आया समझ में ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम दोस्तों। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों। चलिए एक एक प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के क्या होता है दोस्तों, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। किसके, तो वर्गों के अनुपात के बराबर। चलिए याद करते रहिएगा यहाँ पे वर्गों के अनुपात के बराबर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 के माध्य जो होंगे वो कितने होंगे। तो माध्य यहाँ पे निकाल लो दोस्तों, माध्य ये बीच वाला संख्या ही होगा, या नहीं तो आप लोग ऐसे निकालो, सभी को जोड़ दो। सभी को क्या करो दोस्तों, जोड़ दो, और जितने संख्या है उतने से भाग दे दो। तो यही आएगा दोस्तों 15/5, इसका मान 3 जो है ये आ जाएगा। तो ये 3 कहलाएगा। साइन 50 प्लस cos 40 कितना होगा दोस्तों, साइन 50 प्लस cos 40, यहाँ पे cos में दे दिया गया है तो 2 cos 40 डिग्री होगी। अगर यहाँ पे साइन रहता दोस्तों तो साइन 50 डिग्री हो जाता। आया समझ में ना, वही वाला फार्मूला पे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा जो है cos थीटा हो जाएगा। तो साइन 90 में से 50 को कितना घटाएंगे, तो 40 मतलब 50 में 90 में से कितना घटाएंगे कि 50 आ जाएगा, तो 40। तो ये cos में बदल जाएगा साइन 50 cos 40, ठीक है। cos 40 प्लस cos 40 कितना 2 cos 40। अब tan 90 माइनस थीटा कितना cot थीटा के बराबर। अगला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। तो किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है एक बिंदु पर जो है स्पर्श करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है आपका कि एपी का सारवंतर धनात्मक ऋणात्मक या क्या हो सकते हैं दोस्तों, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकते हैं, है ना। क्या हो सकते हैं, शून्य। जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 1 ये क्या है दोस्तों आपका, सभी में आपका कितना है दोस्तों, ये भी आपका समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका जो है डिफरेंस मतलब डी जो है सारवंतर वो 0 है, इसलिए ऋणात्मक भी होगा धनात्मक और शून्य भी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि किसी रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का आलेख जो है एक सरल रेखा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सरल रेखा। आप लोग का ऑप्शन दिया रहेगा, है ना। BC² - 4AC को क्या बोलते हैं हम लोग, विवेचक या विवेकतर। क्या बोलते हैं दोस्तों, विवेकतर। वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं दोस्तों, असंगत या फिर समांतर रेखा। कहा गया दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये 3πr² होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिले होंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।